नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है आधुनिक भारतीय इतिहास की, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी मुगल साम्राज्य का पतन, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर भी कंप्लीट कर लिया है। और 4 वीडियो लेक्चर आपको उसके दिए गए थे। उसी क्रम को आज हम लोग आगे जोड़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे कई सवाल आपको देखने को मिलते ही रहते हैं उन तमाम एग्जामों में जिनमें भी इतिहास आता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर इतिहास पूछा जाए, यानी अगर आप जीएस का सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इतिहास उसमें पूछा ही जाता है, हिस्ट्री तो पूछी ही जाती है। उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें मदद करेगा आपका ये डेफिनेट क्लासेस चैनल। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड कर दी जाए आप तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए यूट्यूब के द्वारा। और उसी क्रम को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इसकी आज हम लोग शुरुआत कर देंगे। अगर आपने दोस्तों अभी तक डाउनफॉल ऑफ मुगल यानी मुगलों का पतन कैसे हुआ और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उस टॉपिक से, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी भारत में, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं दोस्तों, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये दोस्तों। आपको मन से देखना है, जैसे आगमन में मन लिखा हुआ है उसी तरह मन लगा के आपको देखना है दोस्तों, और समझना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अब अपने माइंड को आप एकाग्रित कीजिए और आगे इस टॉपिक पे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही इस टॉपिक का नाम आता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूरोप से ज़्यादा कौन आया है, अंग्रेज आया। ऐसा नहीं है दोस्तों, यूरोप के तरफ से 5 जगहों से लोग आए थे और इन 5 जगहों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और इन 5 जगहों से आपको सवाल भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कौन से हुआ करते थे 5 जगहों के लोग जिनको कहा गया भारत में यूरोपियों का आगमन। और इसी क्रम में सबसे पहले जो बने दोस्तों पुर्तगाल से आए हुए लोग, जिनको जाना गया पुर्तगीज के नाम से। किस नाम से? पुर्तगीज के नाम से। हिंदी में बोलेंगे पुर्तगाली के नाम से, यानी पुर्तगाल से आए हुए लोगों को ही कहा गया पुर्तगाली, ठीक, यानी पोर्तुगीज। दूसरे जो आने वाले यूरोपियन बने दोस्तों वह बने डच, हिंदी में भी डच ही कहेंगे, ठीक। और ये कहाँ के हुआ करते थे, ये कहाँ से बिलोंग किया करते थे? ये बिलोंग किया करते थे नीदरलैंड हॉलैंड से, यानी ये कहाँ से आए थे? नीदरलैंड हॉलैंड से। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये सवाल भी आपको देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है। पुर्तगीज कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे, ये भी याद रखेंगे, यानी पुर्तगाली पुर्तगाल से आए थे। डच जो हुआ करते थे वो आए थे नीदरलैंड हॉलैंड से, ये दूसरे यूरोपियंस हुआ करते थे। अब हम लोग तीसरे के तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यूरोपियंस जो साबित हुए और 200 साल तक गुलाम किए अपने भारत के ऊपर, वह बने दोस्तों ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज। और अंग्रेज कहाँ से आए थे? अंग्रेज आए थे दोस्तों ब्रिटेन से। अब हम लोग चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा कौन हुआ करते थे? चौथा हुआ करते थे दोस्तों डेन्स, जिनको हिंदी में डेनिश कहा जाता है। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे डेनमार्क से। कहाँ से? डेनमार्क से, यानी डेनमार्क के जो निवासी हुआ करते थे, जो भारत में आए थे यूरोपियंस बन के, वह थे डेन्स। अब हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं और 5वें को समझते हैं। 5वें हुए दोस्तों फ्रांसीसी, ठीक है, यानी फ्रेंच लोग। और ये कहाँ से आए? ये आए फ्रांस से। इस बात को आपको याद रखना है। यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में हम लोग इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब से इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कई एग्जामों में आपको देखने को मिलता ही रहेगा, वह ये पूछा जाता है कि इन सब का योगदान क्या रहा भारत में, भारत के लिए। यानी कुल मिला के हमें एक एक करके धीरे धीरे सबको पढ़ते रहना है और इम्पॉर्टेंट सवालों को देखना है। और इसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत ही कर देंगे पोर्तुगीज़ की। और इसी क्रम को जोड़ते हुए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोर्तुगीज़ के ऊपर, यानी पुर्तगाली
के ऊपर। यानी ये भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन साबित हुए और ये सबसे लास्ट में गए भी। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुर्तगाली सबसे बाद में गए भारत से, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये कहाँ के निवासी हुआ करते थे? ये निवासी हुआ करते थे पुर्तगाल के, इसी कारण से इन्हें कहा गया पुर्तगाली और इंग्लिश में कहा जाता है इन्हीं को पोर्तुगीज। अब क्या ऐसा हुआ, क्यों ये आए? तो आपको एक सवाल का जवाब बताना होगा दोस्तों। आपको पता भी है कि भारत की खोज किसने की। सवाल जैसे ही ये आता है आपके दिमाग में एक शख्स का नाम आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। बस यही पहला पुर्तगाली हुआ करता था और इसी क्रम में ये सबसे पहला यूरोपियन भी हुआ करता था जो भारत में आया था। अब वास्को डी गामा ने ऐसा क्या कर दिया कि इसे कहा गया भारत की खोज की? इस बात की हम लोगों ने पहले भी एक बार चर्चा की है जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। अभी वो बातें फिर से रिपीट होंगी। अगर आपने दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो देखे हैं दोस्तों तो इस सवाल का जवाब आपको पता है। इसी क्रम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वास्को डी गामा माना गया भारत की खोज करने वाला। यानी भारत की खोज अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे वास्को डी गामा ने की। ठीक। अब वास्को डी गामा ने ऐसा क्या कर दिया था कि इसे माना गया कि भारत की खोज की इसने? याद रखेंगे दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक आने की समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। वास्को डी गामा क्या किया था? यूरोप से समुद्री मार्ग खोजा था जो कि कहाँ आ जाता था? भारत आता था। यानी कुल मिला के ये कहें कि यूरोप से आने वाला समुद्री मार्ग के थ्रू पहला यात्री हुआ करता था ये, और इसी वजह से जाना जाता है भारत की खोज इसने की। और ये बिलोंग किया करता था पुर्तगाल से, इसी वजह से सबसे पहला पुर्तगाली बना। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब वास्को डी गामा से कई सवाल भी बनते हैं। सबसे बड़ा यही सवाल है कि ये कब आया? तो ये आया दोस्तों, अगर सेंचुरी पूछी जाए, शताब्दी पूछी जाए, तो आप बोलेंगे 15वीं शताब्दी में, यानी 15th सेंचुरी में आया। और उस समय काल कौन सा हुआ करता था, यानी ईस्वी कौन सी थी? तो आप बोलेंगे 1498। बस इसी क्रम में एक सवाल जुड़ के आपके सामने आता है कि 1498 में भारत में कौन सा साम्राज्य चल रहा था, यानी भारत में कौन सी सल्तनत चल रही थी? तो आप बोलेंगे भारत के ऊपर ही शासन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के लोग, यानी दिल्ली सल्तनत चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के 5 वंश हुआ करते थे। तो इन्हीं 5 में से जो सबसे आखिरी वंश हुआ करता था उसी को हम लोग जानते हैं लोधी वंश के नाम से, लोधी डायनेस्टी के नाम से। यानी वास्को डी गामा जब 15वीं सेंचुरी में भारत आया था यूरोप से, और यूरोप से किस मार्ग से आया था? ये समुद्री मार्ग की खोज किया था, इसी कारण से इसे भारत की खोज करने वाला भी कहते हैं। और उस समय कौन सा वंश चल रहा था? उस समय लोधी वंश चल रहा था। और इस बात की आपको जानकारी दी गई थी जब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसके अंदर 42 वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 42 वीडियोस देखे थे, और सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सवाल वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कंटिन्यू करते हैं। लोधी वंश जब चल रहा था दिल्ली सल्तनत के अंदर, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ करते थे, इस बात की आपको जानकारी दी गई थी। लोधी वंश सबसे आखिरी वंश हुआ करता था। तो लोधी वंश जब चल रहा था तो उसी में उस समय शासक हुआ करता था सिकंदर लोधी, जो कि माना गया सबसे महान शासक भी। कहाँ का? लोधी वंश का। और जब लोधी वंश का ये महान शासक, बेस्ट रूलर जो था सिकंदर लोधी, जब रूल कर रहा था, उसी शासनकाल में आया था वास्को डी गामा भारत में। इतनी बातों को आपको याद रखना है। कई सवाल आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे दोस्तों। इसी क्रम में अब हम लोग आगे की कहानी पे जुड़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से सवाल बनेंगे। वास्को डी गामा आया कहाँ पे? 1498 में जब आया था तो कहाँ आया होगा? यानी ये तो निकला था यूरोप से, भारत में कहाँ पे आ गया, किस बीच के किनारे आया था? तो आप बोलेंगे दोस्तों ये पहुँचा था कालीकट, कोलकाता। यानी ये भारत में कालीकट कोलकाता पहुँचा था, और इसी को आज हम लोग जानते हैं दोस्तों कोझी कोडे के नाम से। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, आता भी है। यानी वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था भारत में? कालीकट कोलकाता पहुँचा था। उसी को हम लोग आज की डेट में जानते हैं कोझी कोडे के नाम से। और इसने 90 दिन की यात्रा की थी, 90 डे लगे थे, 90 दिन लग गए थे इसे भारत आने में। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। अब एक सवाल और आता है कि जिस जहाज से ये आया था, भाई समुद्री मार्ग से आ रहा है तो जहाज से आना बनता है, जहाज को इंग्लिश में बोलते हैं शिप। तो जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आप बोलेंगे उस जहाज का नाम है साओ ग्रेवियल। क्या नाम है? साओ ग्रेवियल।
इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साओ। ठीक है दोस्तों, इसकी जहाज का भी नाम हुआ। जब ये आया था तो इसका स्वागत भी किया गया था। अब स्वागत कौन किया? इसका जो स्वागत हुआ दोस्तों वह किसके द्वारा हुआ? वह हुआ लोकल रूलर, यानी वहीं का एक कालीकट कोलकाता का ही एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जैमोरिन। जैमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था कालीकट कोलकाता पे। और वास्को डी गामा को ही जाना जाता है भारत की खोज करने वाला। और कब आया था? 1498 में आया था। जिस जहाज से आया था उसका नाम था साओ ग्रेवियर। इतने इंपॉर्टेंट सवाल वास्को डी गामा से बनते हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे कहानी को बढ़ाएंगे। अब वास्को डी गामा जब यहाँ आया, इसने देखा ये तो बड़ा समृद्ध देश है, यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने वाली भी हैं और यहाँ पे व्यापार करने वाला भी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी यूरोपीय आए ना, जितने भी यूरोपियन से आए हैं, जो पांचों का नाम अभी मैंने लिखा था, तो ये जो पांचों आए थे इनका उद्देश्य ही यही था कि भारत में क्या करना है? व्यापार बढ़ाना है, भारत में बिजनेस करना है। दूसरी चीज़ क्रिश्चियनिटी का, यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। दो ही उद्देश्य हुआ करते थे यूरोपियों के आगमन का भारत के अंदर। इतनी बातों को आप याद रखें। इसी क्रम में इसके भी दिमाग में यही बातें आईं जब ये आया भारत। और इसी क्रम में दोस्तों याद रखेंगे 1498 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई पुर्तगालियों द्वारा। यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती है ये अंग्रेज़ों वाली नहीं है दोस्तों। इसका नाम क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। कंफ्यूज नहीं होंगे, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड की गई। ठीक है, 1498 में ही इसके दिमाग में कहीं ना कहीं विचार आया कि यहाँ कंपनी तो डालने वाली है, समृद्ध देश हुआ करता है, यहाँ से व्यापार करना है तो कंपनी तो बनानी पड़ेगी। इसी क्रम में हुआ पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट। और 1499 में वास्को डी गामा फिर से लौटा यूरोप। कहाँ लौटा? यूरोप लौटा। और यूरोप में कहाँ लौटा होगा? ये हुआ करता था पुर्तगाली से, तो ये यूरोप लौटा। अब जैसे ही ये यूरोप की तरफ लौटा था दोस्तों, अपने साथ ये एक चीज़ लेके गया था जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक पेपर के नाम से। ब्लैक पेपर के नाम से, यानी काली मिर्च को अपने साथ लेके ये गया था। काली मिर्च को साथ लेके क्यों गया था? इसे बड़ा ही अनोखी चीज़ लगी थी वास्को डी गामा को। और ये जब ले गया दोस्तों वहाँ पे, तो आप अचंभे में होंगे इस बात की जानकारी सुन के कि 60 गुने दाम में बेचा था। यानी अगर 1 रुपए का खरीदा है ये तो 60 रुपए में बेचा था, यानी 60 टाइम्स महंगा बेचा। 60 टाइम्स का व्यापार ये करके आया था ब्लैक पेपर का। जब ये वापस अभी आएगा, फिर ये भारत आएगा। अब इतनी अच्छी चीज़ इसको हाथ लगी, ये समझा कि काली मिर्च को ही बेचने से अगर 60 गुना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो अगर व्यापार को और विस्तार किया जाए भारत के अंदर, भारत साम्राज्य के अंदर, तो कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी 1499 में ये लौटा फिर से यूरोप। और जब लौटा तो अपने साथ लेके गया काली मिर्च, और इसने 60 गुना मुनाफे से क्या किया? उसका व्यापार किया था काली मिर्च का। अब ये जब लौटा था दोस्तों, तो इस बार ये कालीकट कोलकाता से नहीं लौटा, ये लौटा गोवा बीच से। गोवा बीच से ये लौटा था। ये भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए आपको। गोवा बीच से ये वापस लौटा था यूरोप की तरफ। अब हुआ क्या? जब ये वापस लौटा तो वहाँ के लोगों को बताया कि भारत नाम का जो देश है वो तो बड़ा ही समृद्ध है, वाकई में वो सोने की चिड़िया है। अगर वहाँ किसी तरह व्यापार बना लिया गया, व्यापार करने में हम लोग सफल हो गए तो माला माल हो जाएंगे। और वहाँ व्यापार ही नहीं, वहाँ क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार भी तेज़ी से किया जा सकता है, क्योंकि इसने देखा कि अरब से कैसे आके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और हुकूमत भी करना शुरुआत कर दी गई थी भारत के ऊपर। तो इसे यही बात समझ आई और इसने कहा कि अगर भारत में अगर किसी भी तरीके से व्यापार और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर लिया जाए तो हम लोग मुनाफे की ही ओर बढ़ेंगे, तो भारत में हमें वापस चलना चाहिए। और अपने लोगों को ये बताया। अब इसकी बातों को सबने गौर किया और 1503 में, और इसी क्रम में दोस्तों 1503 में, 1502 में ये गया था गोवा बीच से काली मिर्च लेके गया था पुर्तगाल, और वहाँ पे बेचा उसे 60 गुना मुनाफा से। 1503 में पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री यानी पहला कारखाना लगा दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये लगाए कहाँ गया? ये लगाया गया दोस्तों कोचीन में। ठीक है, यानी कोचीन
भारत में पहला कारखाना पुर्तगालियों के द्वारा 1503 में लगा दिया गया। और इसी क्रम में जो पुर्तगाली का शासक हुआ करता था उसने बोला कि बस कारखाना लगाने से अपना काम नहीं बनने वाला है। इसी क्रम में दोस्तों जो पुर्तगाली का शासक हुआ करता था उसने क्या किया, उसने ये सजेशन दिया और इस बात पे ध्यान रखा और बोला कि अगर कंट्रोल करना है भारत के ऊपर तो हमें अपनी वहाँ पे गवर्नेंस बैठानी पड़ेगी, यानी हमें अपना एक तरीके से सरकार का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख करने वाला इंसान भेजना पड़ेगा। और इसी क्रम में आया दोस्तों सबसे पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जो पुर्तगालियों का आया ये बना दोस्तों, ये था दोस्तों फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, इससे भी कई इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा आया बन के पहला गवर्नर, वहाँ के पुर्तगाली के शासक के द्वारा बना के भेजा गया पहला गवर्नर। और इसका जो शासनकाल रहा, यानी ये जब तक गवर्नर बन के भारत में रहा वह था 1505 से 1509 का। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा आया और जैसे ही आया इसने हर एक क्रम को समझा और अपने आप को कैसे मजबूत स्थापित करना है भारत के अंदर, इस पे इसने काम किया। और इसी क्रम में इसने दोस्तों अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ एल्मीडा। क्या अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ एल्मीडा। अब ये हुआ क्या करती थी, यानी नीली जल नीति अपनाई गई अल्मीडा के द्वारा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? नीली जल नीति कहेंगे, याद रखना है आपको दोस्तों। फर्स्ट गवर्नर जो बना पुर्तगाली का, यानी पुर्तगालियों के द्वारा जो पहला गवर्नर बना के भेजा गया भारत के अंदर, वो हुआ करता था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। 1505 से 1509 तक ये गवर्नर बन के रहा। और जैसे ही ये आया दोस्तों इसने अपनाई ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा को हिंदी में जाना जाता है नीली जल नीति। अब हुआ क्या करती थी, ये देखा कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे व्यापार हो रहा है भारत और अन्य देश से। ये कहा अगर किसी भी तरीके से हिंद महासागर पे, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इंडियन ओशियन पे अधिकार कर लिया जाए और मोनोपोली कर ली जाए अपनी, ठीक, यानी एकाधिकार उस रास्ते पे ही अगर कर लिया जाए तो व्यापार ही और देशों से क्या होगा, ठप हो जाएगा भारत का। इसी पॉलिसी को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। यानी इसने क्या किया, इसने अरबियों के ऊपर आक्रमण किया और उनके जितने भी व्यापार हुआ करते थे, जो भी व्यापार में चीज़ें हो रही थी हिंद महासागर से, जो भी चीज़ें आ रही थी और वापस जा रही थी, उन पे ये कब्जा करना शुरू किया। और इसी नीति को हम लोग जानते हैं दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ एल्मीडा के नाम से, यानी नीली जल नीति के नाम से। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं इसकी पकड़ बनने लगी और व्यापार जो भी करना था वह इसके हिसाब से ही होने लगा था भारत और अन्य देशों के बीच। बस इसी क्रम में आपको याद रखना है दोस्तों कि 1509 में ये जब वापस गया, 1509 में दूसरा आया गवर्नर बन के। 1509 में एक अलग शख्सियत फ्रांसिस्को दे अल्मीडा का शासनकाल खत्म हुआ और बना दूसरा गवर्नर पुर्तगालियों का, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों अल्फांसो डे अल्बार्क के नाम से। किस नाम से? अल्फांसो डे अल्बार्क के नाम से, ठीक है। यानी जैसे ही फ्रांसिस्को दे अल्मीडा का शासनकाल खत्म हुआ, समय काल खत्म हुआ 1509 में, 1509 में दूसरा गवर्नर बना के भेजा गया अल्फांसो डे अल्बर्क। और इसी को जाना जाता है दोस्तों एक्चुअल फाउंडर, यानी एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी असली संस्थापक माना गया। अगर ये नहीं आया होता गवर्नर बनके तो पुर्तगाली अपना हक नहीं जमा पाए होते भारत के ऊपर। यानी जब ये आया तो इसने पुर्तगाल साम्राज्य को विस्तार किया भारत के अंदर। अल्फांसो डे अल्बार्क को इसी वजह से जाना जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी असली संस्थापक माना गया ये पुर्तगाली साम्राज्य का भारत के अंदर। अब इससे हम लोग और सवाल को समझेंगे कि इसने क्या क्या किया, ऐसी कौन सी नीति अपनाई और
कैसे इसने विस्तार किया, इसके बाद कौन अगला गवर्नर बन के आया, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आते हैं पुर्तगालियों से कि इनका मेन योगदान क्या रहा भारत के अंदर, यानी मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। इतनी बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और इसी के साथ फिर हम लोग आगे के क्रम पे बढ़ जाएंगे, यानी पोर्तुगीज से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल जो हम लोग को देखना है वो हम लोग देख चुके होंगे। इन सब बातों की आगे कंटिन्यू हम लोग चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपको जरूर बताऊंगा, अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 42 वीडियो लेक्चर्स हैं, तो उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वह सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देखेंगे। साथ में जैसे ही ये वीडियो खत्म भी हो रहा है, आपको यहाँ पे भी थंबनेल दिख जाएगा, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नाम से। आप उसे वहाँ पे क्लिक करें और आपको 42 वीडियो एक जगह पे ही आपको पूरे मिल जाएंगे। इसी क्रम में मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।